हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल तंदुरुस्त तरीका से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज हम लेके आए हैं रियल नंबर, यानी एनसीईआरटी बुक में जो है मैथ का बुक है, उसमें जो रियल नंबर यानी कि सबसे पहला जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं बाबू। ठीक है, पहले मैंने सोचा कि एपी तक लगभग आप लोगों का क्लास खत्म कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर बात किया जाए मेरे बच्चे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा चीजों का, कि यहाँ पे हमने सोचा कि लगभग कुल मिला के आपके जो है ना 15 चैप्टर्स है। कुल बुक में 15 चैप्टर्स है, तो 15 चैप्टर में मैंने कितना 5 चैप्टर कुल मिला के समाप्त कर दिया है बच्चों। और अब जो है हम क्या करेंगे कि सबका ऑब्जेक्टिव यानी मैथ का एक एक करके ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं अब। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, ऑब्जेक्टिव, यानी डेली हम लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। ठीक है ना। और हम लेके आएंगे आपको सबसे पहले रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 का आज आप लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके बाद दूसरा का ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, तीसरा नंबर चैप्टर, चौथा नंबर और पांचवा नंबर का ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। ठीक है ना। और उसके बाद छठा नंबर चैप्टर जब शुरू करेंगे तो छठा के बाद लगातार पूरा एक्सरसाइज खत्म करने के बाद में उसका ऑब्जेक्टिव लेके आ जाएंगे। ठीक है, और ये सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग में क्या पढ़ने वाले हैं, तो 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो आज लेके आए हैं मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे किसका ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं बाबू। ठीक है, और बाकी अपने दोस्तों में शेयर वगैरह सब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग इसी में सवाल देखेंगे। तो सवाल दिया हुआ है, क्या कर रहा है कि 29, सवाल में क्या कर रहा है बाबू यहाँ पर, चलो यहाँ पे हम ये लेते हैं। सवाल में क्या कर रहा है कि 29 किस प्रकार की संख्या है। ध्यान दीजिएगा बाबू, मैथ में होता है ना कि बाकी सब विषयों के अलावा मैथ में ऑब्जेक्टिव में ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाते हैं ना, तो समझिए कि आंसर आपका गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा कि 29 के लिए कह रहा है कि सम संख्या है, बिल्कुल नहीं है। अभाज्य संख्या है, तो ये हो सकता है। भाज्य संख्या भी नहीं है, विषम भाज्य भी नहीं है। ठीक है, यह क्या है, केवल और केवल अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बाबू। क्लियर है, चलो तो यहाँ पे एक का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सवाल कर रहा है क्या कि 24 के बारे में पूछ रहा है, 24 और 36 का HCF क्या है। ठीक है ना, तो 24 और 36 का HCF क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो है ऑब्जेक्टिव, इसको तो बनाएंगे नहीं पूरा डिटेल वाइज, इसको हम लोग चाहेंगे ट्रिक से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा संख्या इसमें ढूंढेंगे जिसके ये पहाड़ा में आता हो। ठीक है ना, तो 24 के पहाड़े में ये आएगा, बट ये नहीं आएगा। ऑप्शन से भी हम लोग आंसर ढूंढ सकते हैं, है कि नहीं। तो चलो 18 देखते हैं, 18 के पहाड़े में 36 आएगा, बट ये 24 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 एक ऐसा संख्या है जिसके पहाड़े में 24 भी आ जाएगा और 36 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला सवाल है यहाँ पर कि 24 और 36 का एलसीएम आपको ज्ञात करना होगा, है कि नहीं। इसका एलसीएम आपको ज्ञात करना होगा। तो हम इसमें जो है ना ऐसी कोई संख्या ढूंढेंगे जिसकी ये दोनों के पहाड़ा में वह आता हो, है कि नहीं। ये दोनों के पहाड़ा में, तो 24 दूना 48 होता है, तो 36 के पहाड़े में नहीं आएगा। ये 60 जो है दोनों के पहाड़े में नहीं आएगा। ठीक है, और 24 तिया के 72 होता है, 36 दूना के 72 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कंप्लीट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी यहाँ पे जो हमें समय ही नहीं लेना है ज्यादा, समय बिना समय लिए जो है ना हमको बच्चे यहाँ पे बनाना होता है, ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को जो है ना चुटकी में बनाना पड़ता है बाबू, है ना। चलो यहाँ पे सबका सब सवाल बताएंगे बिल्कुल चुटकी में आप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ करें कि दो अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव क्या होता है, तो दो अभाज्य संख्या का, ऐसी संख्या जो किसी के पहाड़ा में नहीं आता हो, वैसी संख्याओं का HCF हमेशा क्या होता है। जैसे मान लीजिए अभाज्य संख्या यहाँ पर 3 है और यहाँ पर एक जो है 7 है। ठीक है, इसका HCF हमेशा बच्चे मेरे एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, तो 3 गुना 1 है और यहाँ पे 7 गुना 1 है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो यहाँ पे 1 है बाबू। ठीक है ना, इसलिए हमेशा यह एक ही होता है। याद रखिएगा, दो अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव क्या होता है, तो एक होता है। क्लियर है ना। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। मेरे शेर यहां पे आप लोग देखिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सही सूत्र क्या है। तो इससे तो हम लोग पूरा का पूरा रियल नंबर ही बनाते हैं,
पूरा रियल नंबर में HCF हो चाहे LCM हो, हम किससे निकालते हैं? तो यह HCF निकालते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सही सूत्र है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर होता है, ठीक है, जो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, ए नंबर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू अगला सवाल की तरफ। कह रहा है यहाँ पर कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आर का मान होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, इसको आप चुटकी में बनाओगे बच्चों, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसको धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको तगड़ा समझ में आ जाएगा पूरा स्ट्रॉन्ग तरीका से। क्लियर है? जैसे यहाँ पे आर हम लोग किसको कहते हैं? तो शेषफल को क्या कहते हैं बाबू? हम लोग आर कहते हैं। क्लियर है ना? शेषफल को क्या कहते हैं? आर कहते हैं। और कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आर का मान क्या होना चाहिए? तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे 5 से इसमें भाग कर रहा हूँ, ठीक है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे बाबू? तो 4 हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे 1 हो गया, तो आर का मान हमेशा क्या होता है? इसको हम लोग बी कहते हैं, इसको हम लोग ए कहते हैं और इसको हम लोग क्यू कहते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ आर जो है, आर हमेशा इससे छोटा होता है। क्लियर है? आर हमेशा इससे छोटा होता है, तो बी से हमेशा आर छोटा होता है। और ये जो है हम क्या हो सकता है, कभी कभार ये 0 भी हो सकता है कि नहीं? तो यहाँ पे आर क्या होता है? आर हमेशा बी से छोटा होता है और ये आर जो है 0 के बराबर भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरे बच्चे, मेरे लाल, यहाँ पे हम लोग सही कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला सवाल की तरफ रुख करें। ये सवाल कर रहा है 7वां नंबर में कि √2 किस प्रकार की संख्या है? तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? रूट में जब भी कोई ऐसा संख्या आता है जो पूरा का पूरा, जैसे मान लीजिए कि अगर 9 आ जाता है और रूट में आता है, ठीक है, तो इसको तो हम लोग 9 को क्या कर सकते हैं बाबू? यहाँ पे तो 3 3 के 9 कर सकते हैं और ये रूट में 9 के बराबर हम लिख सकते हैं, ये 3 गुना 3 और 2 के बदले 1 बाहर आ जाता है, तो ये अपरिमेय नहीं होगा। जो बाहर आ जाने वाला हो या फिर जिसका खंड करे तो बराबर बराबर अंक वाला में बढ़ जाए, ये हमेशा क्या होता है? परिमेय हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा, 2 को हम अलग खंड में, 2 समान अलग खंड में नहीं बांट सकते हैं, तो ये हो जाएगा बाबू यहाँ पे अपरिमेय। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है कि पाई किस प्रकार की संख्या है? पाई को कह रहा है ना कि किस प्रकार की संख्या है, तो ये मेरे बच्चे पाई हमेशा अपरिमेय हो जाता है। क्यों? अब आप कहोगे सर इसको तो 22/7 हम लोग पक्का लिखते हैं, तो ये मेरे बच्चे जानते हैं क्या है? ये इसका अनुमानतम मान है। क्या है बाबू? इसका ये जो है अनुमानतम मान है। यह जो है ना परफेक्ट तरीके से इस मान को हम नहीं रख सकते हैं कहीं भी, ठीक है ना? बिल्कुल भी परफेक्ट तरीका से इस मान को हम लोग नहीं रख सकते हैं। और अब कहिएगा सर तब इसका परफेक्ट मान क्या होता है? तो पाई का जो है, पाई बराबर आपको होता है 3.14 होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14 होता है, ठीक है ना? इसलिए यह जो है अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा बाबू, ठीक है। अगला सवाल की बात करते हैं यहाँ पर। ये कह रहा है कि 13/125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? 13 बाबू यहाँ पे देखेंगे कि 13/125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो 13 को हम 13 ही लिख देते हैं यहाँ पर, और 125 को क्या लिखते हैं? तो 5 5 5 लिखते हैं। 5 5 25 25 125। तो जब भी किसी भिन्न के हर में केवल 5 आए या फिर केवल 2 आता है, तो हम कहेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। क्लियर है? चलो 10 नंबर सवाल को देखें। यहाँ पे 10 नंबर सवाल कर रहा है क्या? 10 नंबर में 2/11 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2/11 है, ना ही इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है और ना ही इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आ रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार कुछ भी आएगा, दशमलव कुछ भी करके आएगा, ये आएगा मेरे बच्चे अशांत। अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या होगा जी? अशांत आवर्ती हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है कि नहीं? इसके हर में ना ही 2 आ रहा है और ना ही यहाँ पे 5 आ रहा है, दोनों में कोई भी नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे अशांत है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पे कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर कौन सी, अगर यहाँ पे सवाल कोई आपसे पूछता है तो आप कहेंगे कि 2 है। फिर आपके मन में एक सवाल उठेगा कि 1 नहीं है, तो हम अभाज्य संख्या सबसे पहले कहते किसे हैं बच्चों, ये बताओ। तो अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसके गुणनखंड में, जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 भिन्न संख्याएं आते हो।
दो भिन्न संख्याएं आए, यानी कि एक में जो है एक दोनों का दोनों एक ही आता है बच्चे, तो इसलिए यहाँ पे कहेंगे कि एक ना ही अभाज्य होता है और ना ही भाज्य होता है। ठीक है, एक ना ही अभाज्य होता है और ना ही भाज्य होता है, यानी दो की बात करें तो एक दो आ रहा है और एक आ रहा है। ये दोनों भिन्न संख्या है कि नहीं है, बताओ मेरे को जल्दी से। दोनों भिन्न संख्या है, तो यहाँ पे यह अभाज्य भी हो जाएगा और सबसे छोटा भी हो जाएगा, और ये ना ही भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। क्लियर है ना, इसलिए यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा बाबू। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है यहाँ पर कि एक किस प्रकार की संख्या, अभी अभी आपको बताया है, न अभाज्य है और न भाज्य है। क्लियर है ना, यानी कि यहाँ पे मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर सी बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ये न तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है और ना ही भाज्य होता है। क्लियर है, चलो बिल्कुल इसे चुटकी में उड़ाना होता है बच्चों। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, चुटकी बजाओ आंसर लगाओ, है कि नहीं। चलो बच्चों यहाँ पे हम काम करते हैं कि जीरो किस प्रकार की संख्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है जीरो किस प्रकार की संख्या है, तो ना ही अपरिमेय है, ना ही अभाज्य है, ना ही प्राकृतिक है, यह जो है एक पूर्ण संख्या है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि शून्य से अनंत तक लिखी जाने वाली संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्लियर है, आइए बाबू मेरे आगे बढ़ते हैं। और बच्चे 14 नंबर सवाल कर रहा है कि 45 का अभाज्य गुणनखंड का रूप क्या है। 45 का अभाज्य गुणनखंड का रूप क्या है मेरे बच्चे, तो यहाँ पे देखिएगा कितना होता है, 3 तिया 6 और 6 पचे 30 होता है। ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, आपको 45 का ऐसे तोड़ लेते हैं, पता चल जाएगा। 3 पे 15 और 3 पे यहाँ पे 5 टूट रहा है, तो 3 का पावर 2 है और गुना में 5 देखिए कहाँ पे है, इसमें दिया है क्या, 3 का पावर 2 और 5, 3 तिया 9 पचे 45। हाँ बिल्कुल ए वाला ही सही हो जाएगा, ए वाला ही सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पे है कि 64 का अभाज्य गुणनखंड का रूप क्या है। तो यहाँ पे होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 और दूना का 64 होता है। 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 है इसमें। हाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। और देखिए लास्ट तक अगर क्लास को आप नहीं देखते हैं तो बहुत सारा टॉपिक आपसे छूट जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि हम कहना चाहेंगे कि मंजिल उसी को मिलती है जिसकी नींदें अधूरी होती है। बच्चे आप सोना चाहते तो जाके अगर सो जाते हैं तो फिर आपका होगा क्या, किसका मन नहीं चाहता कि हम थोड़ा सा सो लेते। हम ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, कौन नहीं चाहता है कि हम इस वीडियो को छोड़ देते, थोड़ा सा आराम कर लेते। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सारा का सारा टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा आपका रियल नंबर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल जैसे कि दिया हुआ है कि 100 का अभाज्य गुणनखंड रूप क्या है, तो सबसे पहले इसको 10 दहा के 100 करते हैं बच्चों, और यहाँ से इसको दो दो पार्ट में तोड़ते हैं। तो ये क्या हो जाता है, 2 पचे 10 और ये भी हो जाएगा मेरे बच्चे 2 पचे 10, यानी ये हो जाएगा 2 के पावर, इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है, 2 का पावर 2 आ रहा है और 5 का पावर भी 2 ही आ रहा है बच्चों। तो 2 का पावर 2, 5 का पावर 2, ऑप्शन में ढूंढेंगे कहां पे दिखाई दे रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। इसको चुटकी बजाएंगे, आंसर लगाएंगे, है कि नहीं। चलिए तो इसका हो जाएगा 2 का पावर 2, 5 का पावर 2। क्लियर है, आइए बाबू आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कर रहा है कि 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या रूप क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 36 6 के 36 होता है और ये होता है 2 गुना 3 और यहाँ पे भी होता है मेरे बच्चे 2 गुना 3। अब इसको क्या करते हैं, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, है कि नहीं। ऑप्शन देखिए दिया है कि नहीं दिया है, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2। क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़ जाए। अगला सवाल कर रहा है कि 7/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे 7 और बट्टा 8 में होता है क्या, तो 2 2 और 2 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो मैंने क्या बोला है कि किसी भी भिन्न में मेरे प्यारे बच्चे अगर हर में केवल 5 हो, केवल 2 हो, तो हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत ही होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यानी कभी भी यहाँ पे जो है हर में क्या होता है, याद रखिएगा a टू दी पावर n और a टू दी पावर m, है ना। यहाँ पे अगर इस प्रकार से रहता है और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 रहता है और केवल यहाँ पे 2 और 5 भी रहता है तो हमारा काम बन जाता है। हर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं क्या करें, दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसके हर में 2 है तो शांत हो जाएगा, है कि नहीं। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल स्टार बन जाना है आज, बिल्कुल स्टार बन जाना है रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। एक भी ऑब्जेक्टिव यहां से आपको छूटना नहीं चाहिए। क्लियर, चलो यहां पे कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है।
बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है यहाँ पे विकल्प। ठीक है, तो एक एक विकल्प को देखेंगे बाबू यहाँ पे कि कौन परिमेय है कि अपरिमेय है, इस पर ध्यान देते रहिएगा आप लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पे परिमेय बोल रहा है तो ये तो हमेशा गलत है, ये जो है अपरिमेय है। और पाई को अभी अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि इसका मान मेरे बच्चे होता है क्या, इसका मान होता है 3.14 है कि नहीं, इसलिए ये भी अपरिमेय हो जाएगा। और ये तो अपरिमेय है ही, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप यहां देखिएगा, यहां पक्का सी नंबर लगा दीजिएगा, फटाक से ऐसे रंग दीजिएगा, गण 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 ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे सवाल कर रहा है क्या 20 नंबर में, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कभी परिमेय बोल देता है और कभी अपरिमेय बोल देता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे अपरिमेय की बात कर रहे हैं, तो ये तो परिमेय हो जाएगा, ये तो परिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो 20 में अगर देखा जाए बच्चे तो ये परिमेय हो जाएगा, और यहाँ पे अपरिमेय की बात कर रहा है कि नहीं, तो 20 का जो है आपको यहाँ पर अपरिमेय बोल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ ये तो परिमेय हो जाएगा और ये भी आपको परिमेय ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर 0.25 करते हैं, बट्टा में हो जाएगा 100, ये दशमलव हट जाएगा तो 25 चौके 100, 1/4 हो जाएगा, है ना, तो ये भी आपको परिमेय हो जाएगा। यहाँ पे 11 हो जाएगा आपका अपरिमेय। 20 का ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका अपरिमेय। क्लियर है, चलिए इस प्रकार से सोचेंगे, सबसे पहले सोचिए उसके बाद आंसर लगाइए ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है 21 नंबर में कि √49 में जो दिया है इसका मान पूछ रहा है, तो ये 7 होता है, क्योंकि रूट में हम क्या लिख सकते हैं 49 का 7 गुना 7, 2 के बदले 1 निकल जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा करेक्ट। ये बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पे सोचना नहीं है ज्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 में कह रहा है कि √81 का मान क्या होगा, तो 9 9 81 होता है और रूट से 1 निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा बाबू, ये भी सोचने वाली सवाल नहीं। आगे बढ़ते हैं। 125 का घनमूल क्या है। अब देखिए अभी अभी वर्गमूल पूछ रहा था, अभी लाके इसमें डाल दिया घनमूल, तो वर्गमूल से 2 के बदले 1 निकलता है, लेकिन घनमूल से क्या निकलता है बच्चे 5 गुना 5 गुना 5, और घनमूल का मतलब यहाँ पे करनी में 3 रहता है, और ये निर्देश ये देता है कि अंदर से 3 से 1 बाहर निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए, 3 से 1 बाहर निकलना चाहिए, यानी कि यहाँ पे घनमूल इसका 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी में कड़ाक से लगा देंगे, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कर रहा है 24 नंबर में कि 16 का वर्गमूल क्या है। अभी अभी क्या पूछा था बाबू, यहाँ पे घनमूल पूछा था, 3 के बदले मैंने 1 बाहर किया, लेकिन यहीं पे क्या पूछ रहा है कि 16 का क्या बाहर करना है, तो 16 के बदले लिख सकते हैं हम लोग 4 गुना के 4, और 2 के बदले 1 बाहर कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, चलिए अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है क्या कि 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा। ऐसा इसमें 3 और 5 का एलसीएम पूछ रहा है। जब भी एलसीएम पूछेगा हम ये दोनों का देखेंगे कि कौन सा इसमें बड़ा से बड़ा संख्या है, जो ये दोनों के किस में आ रहा है, पहाड़ा में आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें हम, तो ये 30 जो है 5 छके 30, 5 छके कितना आ रहा है 30। 25 नंबर सवाल का आपको जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 पचे 15 और 5 तिया के 15, छोटा से छोटा एलसीएम, ठीक है ना, लोएस्ट ढूंढना है हमें। तो ये 8 आएगा दोनों के पहाड़ा में, नहीं आएगा, ये 10 आएगा, छोटा से चलते हैं हम लोग। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बड़ा वाला बोल दिए है। 3 के पहाड़ा में 8 नहीं आएगा, 3 के पहाड़ा में 10 नहीं आएगा, 3 के पहाड़ा में 15 आ जाएगा, और 5 के पहाड़ा में भी 15 आ जाएगा, जो कि छोटा वाला मैटर भी है और ये दोनों में आ भी रहा है, तो ये 15 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे कर रहा है कि 18 और 24 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये ढूंढना होगा मेरे बच्चे कि यहाँ से कौन छोटा से छोटा हम संख्या ढूंढे कि इस चीज के पहाड़ा में ये दोनों आ जाए। तो 3 के पहाड़ा में बड़ा से बड़ा ढूंढना, सॉरी बड़ा से बड़ा, तो 12 के पहाड़ा में 24 आएगा, 18 नहीं आएगा। 9 के पहाड़ा में 18 आएगा, 24 नहीं आएगा, है ना। तो 6 के पहाड़ा में 6 में ये भी आएगा और ये भी 6 वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, हाईएस्ट
H मतलब क्या होता है हाईएस्ट और L मतलब होता है लोवेस्ट। तो यहाँ हाईएस्ट जब भी आएगा तो बड़ा से बड़ा संख्या ढूंढेंगे जिसके पहाड़ा में ये दोनों आ जाए, और जब भी कहेगा एलसीएम निकालिए तो छोटा से छोटा ढूंढेंगे जिसके पहाड़ा में ये दोनों आ जाए, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर है 27 नंबर में क्या कर रहा है कि 18 और 24 का एलसीएम क्या है। देखिए यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब एलसीएम पूछ रहा है तो यहाँ पे छोटा से छोटा ऐसा कोई डिजिट ढूंढेंगे जिसकी दोनों के पहाड़ा में वो आ जाए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलो 18 के पहाड़ा में छोटा से छोटा ढूंढेंगे हम लोग। तो 18 में 36 आएगा, ये 24 के पहाड़ा में नहीं आएगा, ठीक है। और 48, 18 24 दूना के 48 हो जाएगा, लेकिन 18 में नहीं आएगा, है ना। 18 चौको 72 और 24 दिया का 72, हाँ बिल्कुल ये 72 आ रहा है दोनों के पहाड़ा में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा जी, ठीक है ना। ये दोनों के पहाड़ा में वह छोटा संख्या इसमें है 72 जो दोनों के पहाड़ा में आ रहा है, वह लोवेस्ट संख्या जो दोनों के पहाड़ा में आ रहा है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि दोनों का एलसीएम 72 ही हो जाएगा जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 हो तो दशमलव प्रसार कैसा होगा। किसी भी भिन्न के हर में क्या हो, केवल 2 हो और 5 हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, तो शांत होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से पूर्ण संख्या कौन सी है। 0 से लेकर के अनंत तक लिखी जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। और 1 से लेकर अनंत तक लिखी जाने वाली को प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे पूछ रहा है पूर्ण संख्या, तो हम कहेंगे कि सर 0 हो जाएगा। क्लियर है। निम्न में से कौन पूर्ण संख्या है, तो ये 0 जो है पूर्ण संख्या है। क्लियर। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर में करा है क्या कि निम्न में से प्राकृतिक संख्या कौन सी है। निम्न में से प्राकृतिक संख्या कौन सी है। अभी अभी मैंने बताया था कि 1 से लेकर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। 0 तो पूर्ण होता है। ये क्या होता है बाबू, पूर्ण होता है, ये प्राकृत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका सही हो जाएगा जी, ठीक है। 1 नंबर, सॉरी 1 नंबर नहीं ना, यहाँ पे 3 नंबर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। 1। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। ए बराबर, और वह होता क्या है बाबू, तो ए बराबर BQ प्लस आर होता है। यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है कि नहीं। तो यहाँ पे कह सकते हैं एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कर रहा है कि 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। 13 सत्ते 91 होता है। 13 सत्ते क्या होता है, 91 होता है। 13 और 7 का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। 13 सत्ते 91 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या इट मीन्स, इसका मतलब होता क्या है बाबू, तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो संख्या किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आता हो। देखिए यहाँ पे जो है ना स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। कितना जाके सोचिएगा, कितना एक एक का निकालना पड़ेगा। आप एक एक का निकाल के थक जाइएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट समझिए कि जो संख्या किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आता हो। जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे तो 3 नवा के 27 हो जाता है, ये नहीं होगा। 11 3 33, ये 7 5 35, ये नहीं। 31 नहीं आता है कौनों के पहाड़ा में, 31 लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 में कह रहा है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है। बच्चे यहाँ पे जो है ये तो हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, लेकिन इसको हम समझेंगे कैसे। तो यहाँ पे एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर किसके होता है, तो चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, 2 और 4 का हमने क्या निकाल दिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 और 4 का क्या निकाल दिया। तो चलो एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, और यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया जी, 4 हो गया। अब एचसीएफ कितना होगा दोनों का, तो 2 और 4, 2 दूनी के 4, ये हो गया खत्म। एचसीएफ भी हो गया 2, एचसीएफ कितना 2। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ बाबू कितना हो गया आपका, तो 2 हो रहा है, ठीक है। और एलसीएम कितना हो रहा है, एलसीएम कितना हो रहा है बताओ बच्चों, तो यहाँ पे एलसीएम हो रहा है आपका 4।
तो यहाँ पे कर रहा है HCF गुना LCM, यानी कि HCF में क्या करते हैं कि गुना कर देते हैं LCM से, तो जिसका हमने HCF और LCM निकाला है ये बराबर में यही हो जाता है 4 गुने 2, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। तो यहाँ पे हो गया दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर क्या होता है, उसी दोनों संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल। क्लियर है? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है यहाँ पर 35 नंबर में कि वास्तविक संख्याओं में कौन कौन शामिल है। वास्तविक संख्याओं में कौन कौन शामिल है, तो आपको हमने रियल नंबर में जाके देखिएगा पढ़ाया हमने कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय एवं अपरिमेय दोनों मिला करके क्या बनता है बच्चे, तो यह बनता है वास्तविक संख्या। क्या बनता है जी, वास्तविक संख्या बनता है। यानी कि यहाँ पे बात करें तो रियल नंबर्स बनते हैं। क्या बनते हैं बाबू, रियल नंबर्स बनते हैं, ठीक है ना, रियल नंबर्स बन जाते हैं। वास्तविक संख्या क्या है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 36 नंबर में 17 किस प्रकार की संख्या है, 17 किस प्रकार की संख्या है। क्या है, 17 जो है किस प्रकार की संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है कह रहा है कि अभाज्य है। हाँ वो तो है ही, भाज्य नहीं होगा, सम नहीं होगा, अपरिमेय नहीं होगा। हाँ बिल्कुल अभाज्य वाला मैटर सही है, यह अभाज्य संख्या है, किसी के पहाड़े में ही नहीं आता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि 0.375 किस प्रकार की संख्या है। तो इससे हम अगर यहाँ पे लिख के चेक करना शुरू कर देते हैं कि 0.375 और बट्टा में यहाँ पे देखें तो 0 जाएगा, 3 अंक पहले से गया है तो 1 पर 3 0 यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हम लोग इसको क्या करते हैं बाबू, काट देते हैं तो ये हो जाएगा ऊपर में 3 और नीचे में 8। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, है कि नहीं। तो 37 का आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। ठीक है ना। और ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये जो है शांत है। इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है, तो 2 2 और 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 2 2 केवल अगर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और सभी शांत दशमलव प्रसार वाला क्या होता है, परिमेय होता है। क्लियर है, एकदम चुटकी बजा के आगे बढ़ते हैं बच्चे। 38 नंबर में कह रहा है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, पहला तो सम बोला है और दूसरा अभाज्य बोला है। सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सम को तो छोड़िए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की पहले बात कर लेते हैं। तो वह क्या है, तो 2 है और यह अभाज्य भी है। यह क्या है मेरे बच्चे, तो यह जो है अभाज्य भी है और प्लस में सम भी है। और वहीं तो पूछ रहा है कि सम अभाज्य, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा, जो कि सबसे छोटी सम और अभाज्य भी है। यहाँ पे बिल्कुल प्यार से इसको एग्जाम में देखिएगा बच्चे, पढ़िएगा पहले सवाल को, है कि नहीं। इसलिए तो 15 मिनट केवल सवाल क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए समय देता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। सवाल देखते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि 25 का अभाज्य गुणनखंड रूप क्या है। तो 25 का सीधी सी बात है कि हम 5 गुना 5 लिख सकते हैं, इसलिए 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। 5 का पावर 2 ऑप्शन नंबर ए खटाक से लगा देंगे, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, सवाल को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है कि 81 का अभाज्य गुणनखंड रूप क्या है। 81 का अभाज्य गुणनखंड रूप क्या है। तो 81 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, 9 9 के 81 होता है। ओ अभाज्य गुणनखंड रूप पूछ रहा है ना, अभाज्य गुणनखंड। यानी कि यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले इसको आसान तरीका से कैसे तोड़ेंगे। 9 9 टूटता है, यहाँ पे टूटता है किसमें, 3 और 3, और ये भी टूटता है 3 और 3, यहाँ पे भी हो जाएगा गुणा। तो 3 3 3 3 3 के पावर 4, ऑप्शन नंबर ए धक्के टाक देंगे, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ तक ऐसे अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं, अगर एक बार में आपको समझ में सभी का सभी ऑब्जेक्टिव नहीं आया है बाबू, तो फिर से जाकर के वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और हमसे हमेशा के लिए जुड़ने के लिए, और ऐसे ही नेक्स्ट जो भी आपका जो है ना चैप्टर है आपके मैथ में, उसका फिर हम ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं नेक्स्ट डे, ठीक है ना। तो उस वीडियो को भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि उस वीडियो का भी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुंचे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।